अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक बड़ा अनोखा वाकया शाहराह दस्तूर पर सारा दिन लोगों ने देखा। गैर रस्मी इजलास सेनेट से निकलकर इस्लामाबाद की सड़कों और खुसूसन शाहराह दस्तूर पर हो रहा था। इस इजलास में कार्रवाई की गई, मुख्तलिफ एजेंडे पर उनके नुकात भी थे और इसका मसला यह बना है कि चौधरी निसार अली खान साहब के एक जवाब पर जो जवाब अपोजिशन को मुतमईन नहीं कर सका, उस वजह से यह सारा मामला आज सड़कों पर है। चौधरी निसार अली खान साहब भी सेनेट में जाने की बजाय कौमी असेंबली में उन्होंने जवाब दिया इस मसले पर। जो बहस इस वक्त चल रही है कि पिछले 2 दिन से बात यह हो रही है कि इस मुल्क को बहुत से बड़े मसाइल दरपेश हैं। आजकल गुफ्तगू यह है कि हकीमुल्लाह महसूद को ड्रोन में मार दिया गया, यह भी कि मईशत पाकिस्तान की बहुत खराब है, यह भी कि क्या सप्लाई लाइन को हमें रोकना चाहिए, अगर रोकेंगे तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। इतने गंभीर मसाइल और उसके बाद ये सब कुछ। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आबिद शेर अली साहब अपोजिशन को मनाने आए, लेकिन अपोजिशन मानने से फिलहाल इनकारी थी। क्यों? और दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ साहब को आज रिहा कर दिया गया है। एक बड़ी दिलचस्प ट्वीट थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। उन्होंने कहा मेरे बाप के केस में तो 11 साल लग जाते हैं, लेकिन यहां पर 4-6 महीने में तमाम केसेस सॉल्व हो जाते हैं। तो मुशर्रफ साहब के जाने से या उनके रिहाई से क्या कोई रद्द-ए-अमल आएगा? उनकी रिहाई के बाद क्या होगा? और जो आर्टिकल 6 के तहत एक FIA ने कार्रवाई करनी थी उसका क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे सेनेट के इजलास से। और आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप साहब बहुत शुक्रिया आपका। रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रऊफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से शर्मिला फारूकी साहब शायद होंगी कराची से, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, मुद्दा आप जब गए थे तो अपोजिशन ने आपकी बात सुनी, नहीं सुनी? आपको भेजा गया था हुकूमत की जानिब से कि आप इनको बना के वापस लाएं? नहीं काशिफ साहब, मैं दरअसल हमारी आज मिनिस्ट्री के क्वेश्चंस थे जिसमें फर्स्ट पहला जो घंटा है वो क्वेश्चन आवर्स होता है, उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, और जिस पर पब्लिकेशन पर और लाखों रुपया लगता है और जिसकी तैयारी पे भी होता है। तो मैं तो जब सेनेट में गया तो वहां पे कोई भी नहीं था। मुझे बड़ी परेशानी हुई कि मैं गलत जगह पे तो नहीं आ गया। और मुझे हजरात ने बुलाया जी कि वो सेनेट का इजलास उन्होंने बाहर बुलाया हुआ है, जिस पर फिर मैं अकेला ही बाहर गया और मैंने रजा रबानी साहब और चौधरी एतजाज हसन साहब की उनको गुजारिश की। वैसे मसला सारे चौधरी अंदर, चौधरी एतजाज हसन, चौधरी निसार अली खान और बनाने भी चौधरी आबिद शेर अली साहब चले गए थे। तो चौधरी ना मसला है शहर इस मुल्क में। मसला ये था कि मैंने उनको कहा जी अकाउंटेबिलिटी है और आप क्वेश्चन आवर्स है और ये आप ही का है और ये पब्लिक के लिए होता है, आप आए और हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। वो कहते जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल आप यही। मैंने कहा यहाँ पर अगर चेयरमैन सेनेट तशरीफ लाते हैं या डिप्टी चेयरमैन सेनेट आते हैं तो फिर तो ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये एक गलत प्रैक्टिस है और इस तरह कोई। क्या चौधरी निसार अली खान साहब ने अना का मसला बनाया है? कौमी असेंबली में जवाब देने की बजाय अगर सेनेट में जाके यही जवाब दे देते तो ज्यादा बेहतर। कोई अना का मसला नहीं है काशिफ अब्बासी साहब। चौधरी निसार साहब ने कोई मुल्क की बका के खिलाफ कोई बात की है, कोई ऐसा देखें एक गलती हो जाती है, वो गलती होगी तो इसका ये इशू बनाकर कौमी इशू तो इनको नजर नहीं आते, उस पर तो कोई वॉकआउट नहीं होता। और माजी में भी 5-10 साल जो ये करते रहे, ये फिर ड्रामे करेंगे। मेरा तो ख्याल है कि पहले इनकी लीडर पे भी इल्जाम लगता रहा कि पता नहीं मुल्क तोड़ने की बात है, तो ये कभी अब इन पर ये इल्जाम ना लग जाए कि पता नहीं ये सेनेट तोड़ने की साजिश। अल्लाह खैर करे। ऐसे ही पाकिस्तानी पॉलिटिक्स मैंने कहा ये गुस्सा करते हैं कि हमारी मुफ्त के मशवरों का, तो ये मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा आई थिंक दिस इज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एट इट्स बेस्ट। ये होना नहीं। ये हमने पहले भी देखा था, जब आपको याद होगा मुशर्रफ साहब का दौर था तो कौमी असेंबली की लाइटें बंद कर दी गई थी। लियाकत बलोच साहब स्पीकर कौमी असेंबली की कुर्सी में बैठे थे, आपको याद होगा? बैठे नहीं थे, वो आपको पता है रस्मी कार्रवाई जारी रखी गई, शौक था वो जब मीडिया की लड़ाई। आपको पता था जो अमीर हुसैन का किरदार था तो वो एक मीर जाफर से कम नहीं था उस वक्त के दौर में। तो वो आप काशिफ अब्बासी साहब उस वक्त आप भी लिखा करते थे आगे, आप अपनी आंखों उधर ही थे। वो आपको याद होगा मीडिया की लड़ाई भी शायद उसी दिन हुई थी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये माजी की तल्ख यादें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको माजी से सबक सीख। देखिए एक प्लेटफॉर्म है, अंदर जाकर उसका एक तरीकाकार है। आज चौधरी निसार साहब ने कहा कि
किसी भी न्यूट्रल आदमी को उन्होंने कहा सारी ऑपोजिशन की कमेटी बढ़ा दे, कोई ऐसी गुफ्तगू की हो जो गैर उनका एक पार्लियामेंट्री नुकता हो। बड़ा दुरुस्त था, वो मैं शर्मिला फारूकी साहब से पूछता, मैं इजाजत दें तो मैं हुकूमत मौकफ लेकर फिर आ जाऊं। शर्मिला बीबी, अब ऑपोजिशन अड़ गई है और ये मैंने जैसे पहले बताया, इतने गंभीर हालात में जब इस मुल्क में शायद बहुत बहस की जरूरत है कि हम निकले कैसे इन हालात से। अना का मसला आप कह रहे हैं चौधरी निसार अली खान साहब ने भी बना लिया, लेकिन अना का मसला तो हुकूमत ने भी बना लिया, ऑपोजिशन ने भी बना लिया। मसला क्या है आप लोगों का? शुक्रिया काशिफ। देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्लिमानी निजाम के अंदर ऑपोजिशन का एक किरदार होता है, और ऑपोजिशन का किरदार ये होता है कि हुकूमत की जानिब से अगर कोई कमी बेशी हो रही है, कोई गलती हो रही है, तो उसको उसकी दुरुस्तगी की तरफ लेके जाएं। जो सवाल किया गया था ऑपोजिशन की जानिब से, कौन सा सवाल है जिस पर लोग इशू है? हलाक हुए, शहीद हुए हैं, ड्रोन अटैक्स हुए हैं। हेलो जी फरमाइए फरमाइए, आवाज चलेगी। हेलो शर्मिला फारूकी साहब, आपको आवाज आ रही है? शायद कॉल उनकी कट गई। वो कह रहे हैं जो शहीद लोग हुए थे उनका सवाल था, लेकिन मैं उनसे ये सवाल इसलिए भी पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली मेरे पास वो सवाल मौजूद है, इसलिए नहीं कि एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है रऊफ साहब, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सवाल है। ये जवाब वजारत दिफा की तरफ से आया, वजारत दाखिला की तरफ से नहीं आया, जिसकी नुमाइंदगी या जिसको लीड कर रहे हैं चौधरी निसार अली खान साहब। उसको करेक्ट किया आज वजारत दिफा ने ही करेक्ट किया। आज मिसाल बात की, लेकिन हम कल भी अपने प्रोग्राम में दिखा चुके। क्यों ये हुआ? मैं मौजूद था वैसे जब ये सारा झगड़ा हुआ है, तो मैं सेनेट की प्रेस गैलरी में मौजूद था। इसमें 2-4 इश्यूज हैं और ये मामला मेरा ख्याल है वहीं खत्म होने वाला ही था। वहां पे बड़े 2 समझदार वजीर बैठे हुए थे। अगर चौधरी निसार अली खान साहब थोड़ी सी भी उनको इजाजत देते तो मामला शायद यहां तक ना जाता। एक परवेज रशीद साहब मेरे सुलझे हुए बंदे हैं, आपको पता है, आप भी जाती तौर पर जानते हैं, और दूसरे ख्वाजा साद रफीक साहब। दोनों ने अपने तय एक थोड़ी सी कोशिश की है उस वक्त जब ये पूरा हंगामा हुआ है कि अपोजिशन का, जैसे वो शर्मिला भी कह रही थी कि एक उनका यही एम्बेरसमेंट क्रिएट करना। आप हमारे साथ पॉलिटिक्स है ना, ये तो सियासत है। 8 साल किसी को दम लेने दिया वहां पे जब ये अपोजिशन में थे, वो हमारे सामने है। इन्होंने किसी को दम नहीं लेने दिया। अपोजिशन तो ये काम करती है, उसका रोल अप्रिशिएट होना चाहिए। उस वक्त जब ये पूरा हंगामा अपनी पीक पे था, हम सब देख रहे थे, आमिर मतीन साहब बैठे थे, उन्होंने भी ये चीज नोट की, हमने भी की कि आंखों में जब ये वॉकआउट करके जाने लगी अपोजिशन, तो परवेज रशीद साहब ने भी पूछा है और ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कि बेहतर हम जाके इनको मना के ले आते हैं। और 6 दफा चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब ने कहा है हुकूमत को कि प्लीज आप जाएं और उनको मना के लें। ये भी हमने पहली दफा देखा है कि चेयरमैन सेनेट के कहने के बावजूद ये चौधरी निसार अली खान साहब ने किसी को जाने नहीं दिया कि मनाने के लिए जाएं, जो पार्लियामानी प्रैक्टिस है, जहां से मामला अना का बड़ा है। ये बात ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, कोई शक नहीं है इसमें। अब जहां पे उनका कसूर नहीं है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। अपोजिशन ने वाकई ज्यादा एक सख्त रिएक्शन आया है इनकी तरफ से। वो ये बात भी चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, मैं मौजूद था। कोई गैर पार्लिमानी बात नहीं कि ब्रो बीट वाली बात करना, ये एक पार्लिमानी एक लफ्ज, मेरा नहीं ख्याल है कोई इसको इस पे एतराज है। एतराज ये चौधरी साहब की एक चीज पे है कि आप जब वो बात बार बार कह रहे हैं तो आपको 2 काम करने चाहिए, जो इन्होंने कहा भी, इसे मैं चेक कर लेता हूं। उन्होंने कहा जी आपने ये हमारे साथ गलत किया, माफी मांगे, सॉरी करें। तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब एक इंतहाई पुराने सीजनड और सबसे मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं। एक मसला जो 3 लफ्जों 4 से हल हो सकता है कि आप उनको कह रहे हैं ओके, अगर आप समझते हैं आपको फीलिंग हर्ट हो रही है क्योंकि आप हुकूमत में हैं, लेकिन अब तो ये करते अब तो ऑपोजिशन का मौकफ ये है कि माफी की हमें मांगने की जरूरत नहीं, आपने खाली जवाब वापस। अच्छा, अगली बात इस पे इंपॉर्टेंट, आज चौधरी साहब कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री का सवाल है, फेयर एनफ। नहीं है ही डिफेंस मिनिस्टर सर, मुझे पता है वो वजारत दिफा का उसी पे आ रहे हैं। वो असल में फंस गए हैं दूसरे उस पे सवाल पे, दहशतगर्दी के वाकयात में कितने लोग मारे गए। वो सुबह ही जो उस पे सवाल था वो वजारत दाखिला का, जिसको इसके साथ मिक्स किया गया, ड्रोन और सवाल था वो दूसरा। मसला ये है कि बुनियाद कोई और सवाल बना है उसमें 64 और पंगा किसी और सवाल पे। एग्जैक्टली, ये इसमें कंफ्यूजन मीडिया ने भी क्रिएट किया कि सही रिपोर्टिंग मीडिया ने भी नहीं की। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने गलत सवाल दिया है तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? मियां नवाज शरीफ साहब। तो इसका मतलब मियां नवाज शरीफ साहब को चार्जशीट कर रहे हैं तो उनकी वजह क्यों अप्रूवल उनकी जरूरी है। अगर ये वजीर आजम सेक्रेटेरिएट ने एज बीइंग ये मिनिस्टर इंचार्ज के तौर पर सवाल भेजा है तो फिर चौधरी निसार अली खान साहब तो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जिस वजारत को चला रहे हैं, ये तो ज्यादा बड़ा स्कैंडल बन रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान को जो फैक्ट्स दिए गए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने कर देना। अब वो भी करेक्ट करता। मसला ये है साहब कि ये तो स्टेटिस्टिक्स की गेम है ना, मैं ये समझता हूं। फिगर में 67 दिया हुआ है, शायद 367 हो, शायद 3300 लास्ट होती रहती है चीजें और मिनिस्टर को बाज़ दफा नहीं पता होता कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, सवालात आ रहे हैं। इशू मतलब आप वाला कोई देख रहा होगा पाकिस्तानी, चौधरी साहब खाली
इस बात पर कि जी नंबर ठीक है या नंबर गलत है, ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट करना चाहिए। जब सेनेट चेयरमैन नैयर बुखारी साहब ने कहा था उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, किसी को जाना चाहिए था और उन्होंने किसी को नहीं जाने दिया। यहाँ मसला आपका ख्याल है एग्रेवेट हुआ इसमें। और आप समय इसका जवाब देता हूं। जब परवेज रशीद साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब ने उनसे इजाजत लेने की कोशिश की कि हम जाएं और इनको मना के लाएं, चौधरी साहब ने उनको भी मना किया, उनको नहीं करना चाहिए था और ये मसला वहीं पे हल हो जाता। लास्टली चार लफ्ज सॉरी कहने के कि जनाब अगर आपको फीलिंग आल्टू है या कोई हमारा क्लैश हुआ है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता था यार इससे यार। आगे इजाजत दें, शर्मिला फारूकी साहब हमेशा लाइन पर मौजूद है, लेकिन क्या आबिद शेर साहब ये जवाब तो हुकूमत को देना पड़ेगा कि मसले रिजॉल्व करना हुकूमत का काम है। आप क्वेश्चन में आपको पता जब भी बाहर निकलते थे तो कोई ना कोई पीछे आता था, मनाता था, कहता था नहीं आते थे। वो तो पंगा भी किसी कई दफा बहुत पंगा भी कर जाते थे ना। शर्मिला बीबी, जो जिस सवाल के ऊपर मसला है जिसका आप जिक्र कर रही थी कि नंबर ऑफ शहीद, ये वजारत दिफा का जवाब है, ये चौधरी निसार अली खान का जवाब नहीं है, ये दाखिला का जवाब नहीं जी। ये ऑपोजिशन भी कंफ्यूज कर रही है। यही बात करना चाह रही थी। जी जी नहीं, देखिए बात यह है, पहली बात तो जो मैं आपसे बात कर रही थी और लाइन ड्रॉप हो गई, मैं नहीं सुन सकी और बात ना कर सकी, मैं इसको वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं इस मुल्क के तीसरे बार मुंतखब वजीर आजम हैं और वजारत दिफा का कलमदान उनके पास है। अगर वजारत दिफा की तरफ से गलत फिगर्स आते हैं, और जाहिर बात है क्योंकि मियां साहब तो अक्सर ना पार्लियामेंट में होते हैं, बैरून मुल्क दौरे पे होते हैं, हालांकि पार्लियामानी निजाम के तहत होता यह है कि जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है, जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनको अपनी मिनिस्ट्री का जवाब देना चाहिए। बहरहाल उन्होंने डेलीगेट किया ये अथॉरिटी चौधरी निसार अली खान साहब को। तो जनाब अगर उनकी मिनिस्ट्री से गलत जवाब आ रहे हैं, जो कि मुल्क के वजीर आजम भी हैं, जो 2 बार अमेरिका के दौरे पे जा चुके, नहीं ये बड़ी, ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने डेलीगेट किया है, सवाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, जवाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया। मिनिस्ट्री ऑफ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे ना, लेकिन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहाँ था? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस तो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, वो तो जवाब नहीं दे रहे थे, जवाब दे रहे थे। उसमें फिगर्स में खराबी हो सकती है। देखिए जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये है कि वजारत दिफा से गलत फिगर्स आए, ये एक बहुत सीरियस इशू है। वजारत दिफा को आप कोई छोटी मोटी वजारत ना समझें, बहुत बड़ी वजारत, मिनिस्ट्री ऑफ और ये फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी वजारत है। एंड उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी और बढ़ गई है, उसका कद इसलिए भी और बढ़ गया है क्योंकि मुल्क के मुंतखब भारी मैंडेट रखने वाले वजीर आजम उसको हेड कर रहे हैं। जनाब ये सारे जवाब बन के अप्रूवल के लिए मिनिस्टर के पास जाते हैं, वहां से अप्रूव होते हैं, फिर ये छपते हैं। हम सिंध असेंबली में ये काम करते हैं, डेली क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, ये मिनिस्टर के पास जाते हैं, उनकी मिनिस्ट्री बनाती है, फिर जाते हैं, मिनिस्टर अप्रूव करता है, फिर ये छपते हैं, फिर ये असेंबली के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये है कि वजारत दिफा भी गलत बात कर रही है और जो वजीर दिफा है, जो कि मुल्क के वजीर आजम है, वो भी गलत बात कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी पार्लियामेंट जिसके अंदर सवाल यह है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, वो पूरा फिगर, पूरा आपने जो मसला इस वक्त पाकिस्तान का है दहशतगर्दी का और शहादतों का और कैजुअलिटीज का और कोलैटरल डैमेज का, वो तो आपने रद्द कर दिया ना कह के कि जी इतने से लोग मरे। दुरुस्त समय भाई अगर ये इशू शर्मिला बीबी को इजाजत है, मैं यहां पर ले आऊं आपका ये नुक्ता। और दूसरी चीज ये है, लाइन फिर ड्रॉप हो गई भाई, ये क्या, इनका लाइन दोबारा ड्रॉप हो गई, दोबारा देख लें एक ब्रेक के बाद। लेकिन नुक्ता दोनों तरफ से देखने वाला, एक तो ये कि क्या ये इतना बड़ा इशू है कि जिस पर सेनेट का इजलास सड़कों पर हो। एक आबिद शेर साहब वजीर आजम की जिम्मेदारी है, वजीर आजम वजीर दिफा है, और ये वो फिगर्स नहीं है जिसमें कहा जाए कि जी आपकी बिजली की पैदावार 400 मेगावाट है या 150 मेगावाट है, उसमें आप करेक्शन बाद में कर सकते हैं। आपकी पूरी खारजा पॉलिसी इस वक्त इस चीज पर बेस कर रही है कि हमारी खुद मुख्तारी और हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं। अगर कोई देखेगा इन फिगर्स को, वो कहेगा जी आपके तो 300 हमलों में, 317 हमलों में टोटल 67 लोग मरे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? इतना बड़ा कैजुअलिटी का लेवल 10 साल में नहीं है। तो क्या वाकई ये फिगर उस सेंस में भी बहुत बड़ा फिगर है जो दिया गया और गलत दिया गया? इस पर बात करेंगे, मैं जवाब देता हूं। ब्रेक के बाद इजाजत दें तो ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। रजा, आप मेरे लिए बड़ा मुश्किल ये मामला है। मुश्किल इसलिए कि एक तरफ तो मुझे बड़ा छोटा ट्रिवियल इशू लगता है, स्टेटिस्टिकली कुछ गलती हो गई, गलत जवाब आ गया, करेक्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ मसला है शहीदों का, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीदों का,
उसको वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन बन गया है, बिल्कुल बना हुआ है। देखिए, हमने सप्लाई लाइन रोकनी है इस इशू को बुनियाद बना के। तुम ये कंफ्यूजन है, लोग भी सोच रहे होंगे यार कि हम किस साइड पर जाएंगे, हुकूमत ठीक कह रही है, अपोजिशन ठीक कह रही है। देखिए यही बात है, दो बातें निकली। एक तो पार्लिमानी रवायात की बात है। देखिए अल्लाह अल्लाह करके ये जमहूरियत की गाड़ी जो है ये पटरी पर अब पहुंची है, आगे चल रही है, और मेरे ख्याल से हुकूमत और अपोजिशन दोनों का ये फर्ज बनता है कि वो इस तरह के जो वाकयात हैं वो एक तो उनसे गुरेज करें, और अगर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि चूंकि वो हाउस चलाती है, इस वक्त वो पावर में है, कि वो ऐसे ये जो मामला है इनको रफा दफा करे। और मेरे ख्याल से अगर मिनिस्टर्स जो हैं गवर्नमेंट के जाकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाकर ऑपोजिशन को समझाएं और पैसिफाई कर दें तो ये लोगों में ये अच्छी रवायत नहीं अपोजिशन की गलती है, हुकूमत की? और देखिए गलती तो दोनों तरफ से है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट का रवैया है, वो ये चाहते तो ये नौबत भी ना आती। ऑपोजिशन जाहिर बात है, ऑपोजिशन है, उसने तो मसला उठाना है, उससे सियासत करनी है। मगर जैसे आपने की है 5-10 साल। मगर जैसा आपने कहा है कि ये चूंकि ड्रोन स्ट्राइक्स का इसमें एक एंगल है, जो फिगर्स की गलती आई है, चूंकि कैजुअलिटीज जो टेररिज्म की में हुई है उसका ये मसला आया है। आप देखें कि पहले ये 67 का जो फिगर दिया गया ये पूरे आलमी मीडिया के ऊपर नशर हुआ, और दुनिया ने कहा कि ये एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान के अवाम शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ हुकूमत खुद पार्लियामेंट में ये कह रही है कि जनाब 67 के करीब। बट रजा प्रॉब्लम मालूम कहां पे है? ये फिगर गलत है जी, एटलीस्ट गया है जी, हाँ, लेकिन इनका चौधरी निसार से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बात ये मसला ये है कि आप फिगर्स के ऊपर जाएं जी, लेकिन आप वो अगर आप हुकूमत की बात सुने वो ये नहीं कहेंगे कि साहब फिगर गलत है इसलिए हम ये बाहर और इजलास कर रहे हैं, वो ये कहेंगे चौधरी निसार अली खान की ईगो का इस इशू हम इसलिए बाहर इजलास कर रहे हैं। नहीं देखिए वो तो मुझे इस बात में नहीं, वो तो अब जो इनकी ऑपोजिशन की और वो जो सियासत है वो जारी है, मगर चूंकि चौधरी साहब जो हैं वो हुकूमत के नुमाइंदा तो हैं। जब मियां साहब बाहर गए हुए थे पार्लियामेंट में भी उन्होंने तकरीर की हकीमुल्लाह मसूद की हलाकत के बाद, और जो भी हुकूमती मौकफ का इजहार है वो इंटीरियर मिनिस्टर करते रहे हैं, इसलिए वो दहशतगर्दी पर दहशतगर्दी पर रियासती दहशतगर्दी नहीं, दूसरी दहशतगर्दी जी, तो इसलिए चौधरी साहब की तरफ सबकी निगाहें, क्योंकि वो हुकूमत की पॉलिसी देखें ना, उन्होंने ये भी कहा कि पाक यूएस ताल्लुकात जो है वो रिव्यू होंगे, हालांकि वो वजीर खारिजा नहीं है। देखिए गौर कीजिए इस बात पर कि उन्होंने ये इस चीज का इंदिया दे दिया पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात पर, वजीर खारिजा तो कोई है ही नहीं, वो मियां साहब ही है ना, डिफेंस की भी वही है, लेकिन सवाल ये कि चूंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी बड़ी स्पेशल स्टेटस है, पहले वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे, इसलिए उन पर भी जिम्मेदारी आती है। आगे साहब गलती किसकी? देखिए आपको जाके अगर मसला सॉर्ट आउट करना चाहिए था कि ये इस नौबत ही ना आती। देखिए काशिफ अब्बासी साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके से शबीला बीबी ने प्राइम मिनिस्टर की तरफ सारा कुछ डिफेंस भी है ना भाई, जो भी है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स की गलती होगी, एक मिस प्रिंटिंग होगी, उसमें कोई ऐसी क्यामत नहीं आ गई, कोई ऐसा मुल्क हमारे हाथ से नहीं खिसक गया, तो ये चीजें दोबारा रिव्यू हो सकती थी। इसमें मिस प्रिंटिंग में उनके पास प्लेटफॉर्म है, सेनेट का है, नेशनल असेंबली का है, एक तरीकाकार है, तो ये नहीं है कि आप कौम का कीमती और आपको कोई और इशू मिला नहीं है, आप ड्रोन अटैक और दूसरे जो स्पीचेस होनी थी उनसे आप अपनी नजर चुराकर आप पार्लियामेंट हाउस से बाहर आ गए हैं, ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए। हमने कोई ऐसा भी माफी मांग लेते, करेक्शन कर देते, सेट हो जाता। और इस पर आज जैसे हम कह रहे हैं ये तो रिव्यू ऑफ फॉरेन पॉलिसी विद द यूएस, आज देखे इतना बड़ा इशू है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी तरदीद आ गई। कितने दिन बाद सर? उसकी कल भी देखे 30 अक्टूबर का ये जवाब है, उसकी करेक्शन आ गई है, 6 दिन बाद उसकी करेक्शन आ गई है। और जब ये देखिए आप रिपीट कर ले, हर चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। बिल्कुल शमीला बीबी कहते हैं बिल्कुल हमारे पास अप्रूवल के लिए आते हैं, आप साइन कर देते हैं, आप डिटेल में नहीं जाते कि इतनी फिगर्स बीच में लगी हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिस प्रिंटिंग होगी। तो ये इशू आप असेंबली में डिबेट करते, डिबेट्स में आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते, उस पर गुफ्तगू करते, ये कोई तरीका नहीं है कि आप स्टेज आप वॉकआउट करके आप बाहर बैठ के। मैं उनका जवाब ले लेता हूं, जवाब लेने के बाद मैंने मुशर्रफ साहब की रिहाई पे ही बात करनी है। जो प्लेटफॉर्म है काशिफ अब्बासी साहब, अगर मैंने कोई गलती की है, आपके पास वो असेंबली का प्लेटफॉर्म है, आप मेरी धज्जियां बखेर दें वहां पर और आपको कोई रोकने वाला, तो आप आए असेंबली के अंदर। मैं तो इनकी मिन्नत समाजत भी करने गया,
آج ان کو لینے بھی گیا کہ آئیں آپ یہ دیکھیں یہ کون سی انہی کا چیئرمین آپ ہی گئے، آپ کے علاوہ کون گیا؟ یہ بھی بڑا راجہ ظفر اللہ کاشف، میں یہ بھی بڑا respond کروں, please. یہ بڑا ضروری ہے کہ چیئرمین سینٹ ان کے اندر بیٹھے. انہوں نے باہر ایک ڈمی وہ بھی انہی کا چیئرمین سینٹ ہے. دیکھیں وہ دیکھیں آپ بڑے اس سے ایشوز نکلتے ہیں. ڈمی چیئرمین بنا کے آپ رضا ربانی صاحب میں ان کا احترام کرتا ہوں, اعتزاز احسن صاحب ان کا بے حد احترام کرتا ہوں. اب یہ مجھے بتائیں کہ باہر ڈمی چیئرمین بنا کے سینٹ کا اور اندر وہ ایک ان کا چیئرمین اور بیٹھا ہے, باہر اور بیٹھا ہے. شرمیلا بیوی کوئک ریسپانس پلیز, کوئک ریسپانس. کاشف صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ عابد شیر علی صاحب تو اب وزیر ہیں ماشاءاللہ اور ان میں بڑا ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے, لیکن پچھلے 5 سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کی واک آؤٹس میں ہنگامے شور شرابے میں ماشاءاللہ یہ سب سے آگے ہوتے تھے, سر فہرست ہوتے تھے. اور ان سے پوچھئے کہ جمہوری پارلیمانی نظام کی روایت رکھتے ہوئے کتنی بار ہم نے ان کو منا کے ہم اسمبلیوں میں لے کر آئے, کتنی بار ان کی محنت سماجت کی ہے, یہاں تک کہ ان لوگوں نے بجٹ کے پیپرز پھاڑ کے گیلانی صاحب پرائم منسٹر کے منہ پہ انہوں نے مارے ہیں. اس حد تک گند ہوا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے, ٹیبلوں پہ چڑھ کے مار پٹائی ہوئی ہے, پھر بھی ہم نے برداشت کیا ہے. یہاں سندھ اسمبلی کے اندر ہم ہر چوتھے دن کسی نہ کسی کو ہاتھ جوڑ کے واپس لے کر آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ سخت ترین بدتمیزی اسپیکر کے ساتھ بھی ہوتی ہے. بات یہ ہے خدا نخواستہ میں پرائم منسٹر صاحب کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہی از دی منسٹر آف ڈیفینس. اور یہ بالکل غلط بات ہے عابد صاحب, میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتی کہ منسٹری نے بنا دیا, آپ نے آنکھ بند کر کے سائن کر دیا. یو آر دا منسٹر, یو ان چارج آف دا منسٹری, یو ریڈ, کیونکہ آپ نے پڑھ کے یہ جواب اسمبلی میں دینے, اور جو فگرز آ گئے وہ اسمبلی کا ریکارڈ کا حصہ بن گیا. آج سے 10 سال بعد بھی آپ ان فگرز کو ریفر کریں گے. جب تک آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. اور آج اگر 6 دن بعد منسٹری آف ڈیفینس واپس لے رہی ہے, اگر اس دن لے لیتی, اور اگر چودھری نثار صاحب جو ہیں اپنی انا کے محور سے باہر نکل کے, جب سینٹ کے چیئرمین بار بار کہہ رہے ہیں, پرویز رشید صاحب بول رہے ہیں, خواجہ صاحب رفیع کہہ رہے ہیں, منا لیتے تو کوئی کسی کی ذات میں کسی کی اونچائی میں کمی نہیں آ جاتی. It could have been handled a lot easier. جی ایک میں دیکھیے یہ جو بات ہو رہی نا, پہلے غلطی کری, غلطی کا اعتراف کرنے سے کاشف یہ وقتی غلطی ہو جاتی ہے, اپوزیشن کو سوری بولو, آگے چلو. اچھا یہ سوری بولی دیکھیں نا, ہمارا نقطہ یہ ہے کہ ملک کتنے مشکل حالات میں ہے. ہاں میں یہاں پر یہ میں یہ کہنا چاہوں گا اعداد و شمار کا, اور اس کے بڑے اہم فگر سے جو سامنے آنے تھے, یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا. ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں اس کی کریکشن ہو جاتی ہے. کون سی فگرز بہت سیریس ہے. کاشف بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعداد و شمار کا مسئلہ پاکستان میں بڑا سنگین ہے. یہاں پر ہمارے یہاں فگر صحیح مینٹین نہیں ہوتے. سینسس 13 سال سے نہیں ہوا. دنیا میں ہر قوم جو ہے 10 سال بعد سینسس کرا کے اپنی پلاننگ کرتی ہے. یہاں پہ سیاسی مصلحتوں کی طرح تحت ابھی تک نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ اور ڈرون سٹرائکس میں خصوصاً کسی کے پاس ایکسس نہیں ہے علاقے کی, نہ حکومت پاکستان تو نارتھ وزیرستان میں جا ہی نہیں سکتی. جو کچھ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن آتی ہے, اسی طرح جو دوسری دیگر آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی فکشن اور ادھر سونی سنائی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. انفارچونیٹلی 5 لوگ مرتے ہیں, 5 دہشت گرد ہوتے ہیں. تو سر میں عرض یہ کروں نا کہ اعداد و شمار کا اصل ایشو یہ ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن سنجیدہ ہے تو اس ملک میں آئیے کوئی نظام ٹھیک کریں اعداد و شمار کا, کہ فگرز میں غلطیاں نہ ہو. بیوروکریسی کے اوپر ریلائی کرنا چھوڑ دیں, ویریفیکیشن کے نئے نظام لائیں, اور پھر یہ مسئلہ ہی نہیں اٹھے گا. اب پرویز مشرف صاحب کی رہائی, کیونکہ میں اس کے اوپر اسے جانا چاہ رہا ہوں, اس پہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس پہ جو بات اعداد کی ہو رہی, آپ اس دن نہیں آ سکے تھے. یہاں پہ یہ فارن آفس میں طارق فاطمی صاحب نے ایک بریفنگ دی کوئی صحافیوں کو بلا کے, آپ بھی انوائٹڈ تھے لیکن مصروف ہوں گے کسی اور جگہ پہ. آپ اس میں ان سے پوچھا گیا سوال, اب بتا رہا ہوں کہ حکومت پاکستان چل کیسے رہی ہے یا اس کو چلایا کیسے جا رہا ہے. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں ڈرون میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, انٹرسٹنگ. سویلین کتنے ہلاک ہوئے ہیں, اور دہشت گرد وہ کہتے ہیں 2200 ہلاک ہوئے ہیں, اور سویلین کہتے ہیں 200 سے 400 کے درمیان. میں کہ حضور 200 اور 400 میں بہت بڑا گیپ ہے, ڈبل ہے. ایک ان کو فارن آفس کو بھی نہیں پتا, نمبر 1. دوسری بات چلتے ہیں, ایک کوشچن آیا تھا قومی اسمبلی میں, میرے پاس ابھی بھی کہیں پڑا ہوگا, انہوں نے یہ فگر مانگے تھے کہ کتنے لوگ مرے ہیں. اس میں اگین 200 اور 400 کا فگر دیا ہوا ہے. ایک اور چیز انہوں نے کہ آپ نے یہ کہاں سے فگر لیے ہیں, جو بات یہ کہہ رہے ہیں ریفرنس, آپ اس سے کوئی بڑا سکینڈل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے فارن آفس نے ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہ گوگل کر کے ایک امریکن تھنک ٹینک کا انہوں نے وہاں سے رپورٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا, اپنے یہ سوال کے ساتھ انیکسچر لگایا, کہتے یہاں سے لیے.
जिस मुल्क के पास अपना फिक्र ना हो, फिक्र नहीं है, बैठ आप कल गए, को यूएनओ असल जाना issue ये है, है, आपने कल को यूएनओ असल जाना issue है, ये है। एक मिनट सर, आपने कल को यूएनओ जाना है कि हमारे ऊपर ड्रोन हो रहे हैं, वो कहते फेयर इनफ, लेट्स हैव अ डिस्कशन, हमें जरा फिक्र दे दें, नंबर 1 हमें नाम दे दें, हमें उनके कोई एड्रेसेस दे दें, कौन लोग मरे कि ये कहाँ के थे। आप चलो 15-20 लोग तो इकट्ठे कर लेंगे, मैं कहता हूं 100 कर लेंगे। अगर आप कहते हैं इस मुल्क में यहाँ पे सैकड़ों मरे हैं, आपके पास वो डाटे नहीं है, डेटा नाम ही नहीं। नहीं है, उनके एड्रेस मुशर्रफ साहब पे आ जाए, लेकिन इसीलिए ही समझ इट अप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल की अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन इस मुल्क में हालात ऐसे हैं जिसमें हमें बेहतर तरीके से चलाना चाहिए। हम कल तक बात कर रहे थे कि अमेरिका से खारजा पॉलिसी नजरसानी करनी है, हमने सप्लाई लाइन रोक देनी है, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, ये मामला हो रहा है। इसमें मुशर्रफ साहब देखिए, एक सेकंड, इसमें रजिस्ट्रेशन भी देखे, उस इलाके के बहुत सी, मेरा ख्याल 50% से ज्यादा लोग होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। कोई मामला होते हैं, उसको बेहतर तरीके से हैंडल टैकल किया जा सकता है, और इंशाल्लाह सर माफी मांग लो, ठीक हो जाएगा। जवाब वापस ले, माफी मांगो, खरका मगे, जाहिर है वो जो फिगर होगी आ जाएगी, उसमें कौन सी चौधरी निसार अली खान साहब अगर थोड़ा सा मेरा ख्याल धीरज रखें, वो बहुत सख्त दफा बातें कर जाते हैं, हालांकि मतलब गैर पार्लिमानी भी नहीं होती, टोन अगर थोड़ी सी हो, हालांकि वो बड़े इंतहाई, आई वुड से इंतहाई पुराने सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इसमें कौमी असेंबली, उस दिन नाम तोड़ के बोलते हैं, उस दिन भी उन्होंने खासी, मेरा ख्याल अगर शटअप कॉल्स अगर थोड़ी सी कम कर रज़ा रब्बानी को दी, उन्होंने एतजाज को दी, तो मेरा ख्याल है मामला आगे नहीं बढ़ना। परवेज मुशर्रफ साहब एनआरओ हुआ, लीडर ऑफ द अपोजिशन कह रहे हैं ये भी एनआरओ है, मुशर्रफ साहब को आपने डील के तहत बात भेजा, इस किस्म का एनआरओ मनु नहीं पता है, अपोजिशन लीडर को आप अदालतों से जाए, जजेस के साथ एनआरओ, फिर आप अदालतों में चले जाए, ये तो फैसले जजेस कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। आप इस मुल्क की आजाद अदलिया कर रही है, और पूछे रहमान मलिक साहब उस वक्त FIA के मिनिस्टर इंटीरियर थे, सारा उन्हीं के, अब 2-3 महीने में क्या इस FIA ने आगे सारी रिपोर्टें चेंज कर देनी थी। काशिफ अब्बासी को खुदा का खौफ करे यार, आप यहाँ पे बैठे हैं 3 महीने नहीं, पिछले 1 साल से ये लिपटा लिपटी और पूरा रिकॉर्ड लेकर जा रहे हैं। इनको कहे पीपल्स पार्टी इन्वेस्टिगेशन किधर है, इनसे पूछे ना, पीपल्स पार्टी वाले आपने शुरू की, हम तो आए आपके दौर में अदालत ने कहा, अदालत आपने FIA को दी है, अदालतों में रिकॉर्ड जा चुका था, उस पर जिरा मुकम्मल हो चुकी थी, अब वर्डिक्ट आर्टिकल 6 पर नहीं हुई। अब देखें जो चीजें अदालत हमसे, अदालत आर्टिकल 6 अदालत में नहीं है, हम जो अदालतें, मेरे पास वसीम अख्तर साहब मौजूद है, डेविल्स एडवोकेट जरा हुकूमत का मुझे बनने दें, अगर जजेस भी ये सबूत मांगेंगे कि जनाब हमें डिटेन करने का जो चार्ज है इसका सबूत लो, तो ये कहां से ढूंढ के लाएं? ये सिंपल सा एक अंधे को भी समझ आ रही है। जज पूछ रहे हैं कि हुजूर दूसरी तरफ हमें बताया जाए कि इन्होंने हमें कब बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसके बाद क्या रहे, बिलावल की ये भी ठीक है, अदालतों से पूछना चाहिए। बड़े दिनों से बिलावल की ट्वीट्स को कोट कर, वो बच्चे भी उनको कहते हैं 11 साल से मेरा बाप BMW के केस ही नहीं निकल सका, यहाँ पे थोड़ी देर में यार सारे के सारे केसेस फारिग हो जाते हैं। हुकूमत इस पे ये पॉइंट स्कोरिंग कर सकती हो, करनी चाहिए कि हुजूर अगर जज हमसे पूछ रहा है कि 111 पता नहीं कितने जजेस थे वो डिटेन रहे हैं घरों पे, उनके बच्चे उनके डिटेन है, पूरा मुल्क कौम ने देखा है, बैरिकेड थे, उन पे टॉर्चर हुए, पता नहीं बला बला क्या चीजें हुई हैं। जज भी अगर ये पूछेगा कि जनाब मिनिस्टर साहब हमें सबूत दें कि हम और हमारे बीवी बच्चे डिटेन थे, तो ये क्या सबूत दें उनको? वसीम अख्तर साहब, उसके बाद क्या रह जाता है? वसीम अख्तर साहब जी, अब ये मुशर्रफ साहब को रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल तो बहुत से लोग जो हम पिछले 8 साल 6 साल से सुन रहे थे, मुशर्रफ साहब आएंगे और हम आर्टिकल 6 लगाएंगे और हम ये करेंगे, हम कहां चले गए हैं? वो तो ऐसा लगता है कि नोबडी सीरियस अबाउट दिस। कौम को कह दे यार हम नहीं कर सकते, घर में। काशिफ देखें, पहली बात तो आवाज बड़ी हल्की आ रही है आपकी, और दूसरी बात मुशर्रफ साहब के हवाले से देखें, जो आइन कानून में ड्यू कोर्स रिक्वायर्ड है वो मेरे ख्याल में अदालतों ने पूरा किया है, और हमें अपनी अदालतों पे एतमाद होना चाहिए। आजाद अदालतें मौजूद हैं इस वक्त मुल्क में, जो वो फैसला दे रही हैं तो उनको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, अगर इस किस्म की जो आपने बात कही कहीं से कोई आवाज उठती है तो उसके लिए भी एक ड्यू कोर्स मौजूद है अगर आप लेना चाहें। लेकिन वो और मीडिया पे मीडिया में इस किस्म की बात की जाएगी तो ये एक अजीब सी जुडिशरी के हवाले से चीज सामने आएगी अवाम के। आप दोस्त मारे बेअतमादी
سر تو وہ نہیں ہونا چاہیے. یہی عدالت تھی جب یہ نئی حکومت آئی تھی, انہوں نے بلا کے پوچھا کہ جی آپ آرٹیکل 6 لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے, آپ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے. پھر یہ معاملہ ایف آئی اے کے پاس ہے, معاملہ کہیں نہیں گیا, اٹ از اسٹیٹک, اپنی جگہ کھڑا ہے. آج بھی قوم کو نہیں پتا کہ آئین ٹوٹا تھا 3 نومبر کو یا نہیں ٹوٹا تھا. آئی ایم ناٹ پشنگ اینی بڈی ان دیٹ ڈائریکشن, بٹ یہ اب اس پہ سیاست پھر شروع ہو جائے گی. این آر او ہو گیا, امریکہ نے کرا دیا, سعودیوں نے کرا دیا. وائی کانٹ وی ہیو اپنا سولوشنز کیوں نہیں ہمارے پرابلمس کے؟ دیکھیں یہ تو ہمیں میچورٹی شو کرنی چاہیے پالیٹیشنز کو کہ آیا کہ ہمارے ملک کی پرائورٹی یا ہمارے ملک کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے, مشرف ہے, یا دہشت گردی ہے, یا انرجی کرائسس ہے, یا اکانومی پرابلمز ہیں. یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر سر آپ سارا عوام کو ڈائیورٹ کرنا ہوگا ادھر ادھر. عابد شیر علی صاحب انرجی کرائسس کو ٹھیک کریں گے کیونکہ ان کا کام ہے, وزارت ہے پانی اور بجلی کی. جو دہشت گردی کو ٹھیک کرنے والے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع, اگر ان کا بھی کوئی رول ہے وہ اس کو کام کریں گے. اور جس کا کام لا کو دیکھنے کا ہے, جس کا کام کیسز چلائے, اب ایف آئی اے کا کام اگر کیس انویسٹیگیٹ کرنے کا تو ایف آئی اے اپنا کام کرے گی. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے, تینوں کام ہم نہیں کر سکتے؟ اگر تینوں کام کر سکتے ہیں تو پھر وائی ناٹ, گو ہیڈ, سٹارٹ کریں, شروع کریں. ہم نے تو آج تک سپریم کورٹ کے ڈیسیشن اصغر خان کیس کو ایسی بند کر کے ڈالا ہوا ہے. پک اینڈ چوز والی بات ہو گئی نا پھر. تو ایسی مثالیں موجود ہیں, ماضی کی ایسی مثالیں موجود ہیں. تو ہمیں اپنی پرائورٹی دیکھنی ہے. اب اگر مشرف پرائورٹی نہیں رہا, آرٹیکل 6 پرائورٹی نہیں رہی ہے تو آگے بڑھیں. اگر آرٹیکل 6 پرائورٹی ہے تو گو ہیڈ, ڈو اٹ. پرائرٹی کا تعین, میں رضا رومی صاحب سے جواب دوں. پرائرٹی کا تعین میں اب نہیں, دیکھیے وزیر اعظم صاحب تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے حق میں ہیں. انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی فوراً یہ بیان دیا تھا, اگر آپ کے علم میں ہوگا, اور پھر ایف آئی اے کی یہ انکوائری جو ہے ان کو سونپی گئی تھی. مگر ایشو یہاں پر یہ ہے کاشف کہ یہ ایک سول ملٹری تعلقات کا مسئلہ ہے, اور یہ اصل بنیادی بات تو یہاں پہ یہ آتی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ اکیلے جنرل مشرف کا مسئلہ نہیں ہے. 3 نومبر کو جب بھی ایمرجنسی اور کا نفاذ ہوا تھا, آئین کو سسپینڈ کیا گیا تھا, اس وقت جنرل مشرف نے اکیلے تو خود بھی جا کے کیا تھا نا. ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی, اس میں سویلین بھی تھے, فوجی بھی تھے. اب آئین کا جو آرٹیکل 6 ہے اس کی شق 2 اور 3 جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں کہ ایڈرز, ابیٹرز, کولیبریٹرز کو ڈرانا شروع کر نہیں, حقیقت کی بات کرنی چاہیے. دیکھیے اس پہ ہاتھ میں ڈالنا, بہت سارے اور لوگ آ جائیں گے. اب آگے آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی طرف. اب بات یہ کہ 2 بار ایک وزیر اعظم منتخب ہو کے آتا ہے عوام کے ووٹوں سے, دونوں بار اس کے ساتھ ایک وہ مسئلہ ہوتا ہے طاقت کے جو مراکز ہیں ان کے ساتھ. اب 3rd ٹائم ان کو بھی بڑے غور سے پھونک کے آگے بڑھیں گے نا. یہ تو نہیں ہوگا نا دنگ ہوگا کہ پھر سے وہ مسئلہ کریٹ کر دیں. اس میں بڑی آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف پہ 2 کیسز کس کے حکم پہ ہوئے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرائے ہیں, جی, جج صاحبان نے کروائے کہ فلاں فلاں کو ان پہ آرٹیکل 6 سپریم کورٹ نے کرا, وہ وہاں پہ ہوا. مطلب اب جوڈیشری کو ہمیں تھوڑا سا لانا پڑے گا کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں, گائیڈ کر دیں. اچھا اگلی بات, اگر جنرل مشرف کے خلاف ایویڈنس چاہیے تھا, اگر ججز ڈیٹین ہوئے نہیں ہوئے, تو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنی پہلی تقریر میں کیوں کہا تھا کہ میں رہا کر رہا ہوں؟ پھر گیلانی صاحب کو ایویڈنس کے طور پر بلایا جاتا ہے کہ حضور تشریف لے ہیں, ذرا کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. آپ نے اپنی پہلی تقریر میں کیوں کہا تھا ججز کو رہا کرو اگر وہ ڈیٹین ہی نہیں تھے, کوئی جرم ہی نہیں تھا؟ مطلب ایویڈنس کلیکٹ کیے جا سکتے تھے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. ججز خود ان پہ پرچے کروا رہے ہیں, اچھا خود ان کی ضمانت لے رہے ہیں, بیچ میں تو کیا کریں؟ مطلب ان کا میں اگین آئی وڈ سے کہ حکومت کا اس میں تو بلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں. جوڈیشری کو اس پہ اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو دیکھنا ٹائم آ گیا کہ سچ بولنا چاہیے. ان کے نہیں جو میرے بتا دیں, سچ بول دیں. میرے لیے ہمارا ساروں کا خیال ہے کہ شاید آپ اس یہ موقع نہیں ہے کہ آپ میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ ججز کے کہنے پہ مقدمے ہو رہے ہیں مشرف صاحب پہ, اور ججز ان کے ضمانتیں لے رہے ہیں. تو اس میں آپ اور میں کہاں دیکھیے نا, یہی بیگانی کی شادی عدالتوں کی بات, بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانے بیٹھے ہوئے. بالکل, راؤف بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیے جو ابھی تک عدالتوں کا یہاں پہ رویہ رہا ہے وہ یہ کہ جیسے ہمارے دیہاتوں میں تو نا کہ پرچہ کرا دو اگلے دن خارج کرا دو, کہ تنگ کرنے کے لیے نا اپنے مخالف کو. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مشرف کے ساتھ احتساب کرنا ہے تو ایک ہی ہے, وہ آرٹیکل 6 ہے. یہ رویہ صرف عدالتوں کا نہیں ہے, ہماری حکومتوں کا بھی یہی رویہ رہا ہے کہ جب زرداری صاحب کی حکومت تھی اس وقت کہا جاتا تھا انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں, ہم ان کو نہیں رکھ سکتے. اب اپوزیشن میں آئے ہیں, شرمیلا بھی میں سوال پوچھوں کہ این آر او ہو گیا ہے جی, سویلینز اور فوجی یہاں پہ جو رولرز رہے ہیں, عدالتوں کو تو باہر سے آرڈر نہیں ہے. چھوٹی سی بات این آر او تو وہی کہہ رہے ہیں نا, پھر آپ عدالتوں کو بلیم کر رہے ہیں.
ये तो कर रहे हैं। آپ ٹارگٹ کر یہ رہے کر رہے ہیں، ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں کر انہوں نے نہیں کہا، آپ نے ٹارگٹ کر رہا کیا۔ ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں کون سا میں بیک آؤٹ کر رہا ہوں، میں نے سوال اٹھایا ایک سے جینوئن کو بریک کے بعد لاسٹلی آپ اس ملک میں دیکھیں بھٹو صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوا، نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا، راجہ پرویز اشرف گیلانی صاحب اینڈ سو آن اینڈ سو مینی، وہ عدالتوں میں زرداری باقاعدہ بھی ہوئے ہیں۔ گرفتار بھی ہوئے، ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کو سزائیں بھی ہوئی، نائل بھی ہوئے۔ یہاں پہ دیکھ لیں وی آئی پی طریقے سے آپ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، پلس ججز ہم سے پوچھ رہے ہیں، حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا جرم کیا ہے، انہوں نے کب ہمیں ڈیٹین کیا۔ ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں، بریک لیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ این آر او ہے، خورشید شاہ صاحب تو این آر او کہہ رہے ہیں اس کو، پرویز مشرف صاحب کی رہائی کو، اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آپ ان کو رہا نہ ہونے دیتے جی؟ ان کو پھر آڈیو نہیں دی۔ تو میں دیکھیے میرا سوال یہ ہے، یہ بیان پڑھنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی سے کہ اگر ان کی حکومت ہوتی، دیکھیے یہ سیاسی بیان ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے پی ایم ایل این یہی کہتی تھی کہ انہوں نے گارڈ آف آنر دے کے جنرل صاحب کو رخصت کر دیا، اور یہی اب ان کا موقع ہے تو وہی آئینہ، دیکھیے یہ سیاست ہے نا جی۔ دیکھیے یہ اس میں عدالتی معاملات ہیں، اس میں سینسیٹیوٹی ہے، آپ دیکھیں کورٹس کو اب جا کے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو سزا دے دیں، جب باہر سے یہ کورٹس کو بھی بیچ میں نہیں لانا چاہیے، بلیم گیم ہو جاتی ہے یہ ان کو پتا۔ دیکھیں عدالتوں نے فیصلے کیے، 6 کیسز تھے، اکبر بگٹی تھا، لال مسجد تھی، اب یہ سب کو پتا کہ کیا ہوا، اب میں کہاں سے ہم آپ کو عدالتوں کا جو فیصلہ ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ تو خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ یہ این آر او ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کا جانا، آپ کی حکومت ہوتی ہے آپ ان کو نہ جانے دیتے، آپ ان کے خلاف ٹرائلز کرتے کیا سارے؟ دیکھیے کاشف صاحب، ہم اپنی حکومت میں جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، جو نہیں کر سکتے تھے ہم نے نہیں کیا۔ لیٹس بی ویری آنےسٹ اوور ہیئر۔ اس وقت بھی جو ہو رہا ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ایک بکری چوری کے اوپر 10 سال ضمانت نہیں ہوتی ہے، وہاں اتنے بڑے بڑے مقدموں میں within a matter of few months ساری ضمانتیں ہو گئیں، پھر وہ مراسلہ جیل بھی پہنچ گیا، وہاں سے رہائی کے آرڈرز بھی ہو گئے۔ دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے ایک سویلین سیاستدان میں اور ایک وردی والے سابق جنرل میں۔ اب اس سے زیادہ آپ مجھ سے نہ کہلوائیں، کیونکہ میں نہ کنٹمپٹ میں جانا چاہتی ہوں، نہ میں چاہتی ہوں کہ میرا یہاں کہیں باہر انکاؤنٹر ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ عابد شریف صاحب بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں نا یہاں پر، یہ بھی سمجھتے ہیں بے بسی پہ ہنسی آ رہی ہے، جیسے ہمیں آپ کی بے بسی بھی نہیں، مجھے آپ کی بے بسی پہ آ رہی ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو بڑا بھاری مینڈیٹ ہے، اور سب سے زیادہ برے ڈسے ہوئے تو آپ صاحب انہوں نے پہلے کہہ دیا، آپ بھی وہ عابد شیر علی نہیں لگے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ کاشف صاحب 12 اکتوبر 99 کو تو یہ سب سے برے ڈسے ہوئے تھے، ان کے وزیر اعظم کو منتخب بھاری مینڈیٹ مومنین بننے جا رہے تھے، تو سب سے پہلے تو مجھے ان کی بے بسی پہ رونا آتا ہے کہ یہ حکومت میں بھی آ گئے، پرائم منسٹر تیسری بار بھی بن گئے، پھر بھی آرٹیکل 6 کے تحت پروسیڈ نہ کر سکے۔ سب کچھ ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل تھے، جو شرمیلا بات کہہ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات بیچاروں کی بے ہے، جنرل مشرف نہیں ہے جس کا ٹرائل نہیں ہو اور سکا۔ کیا گزرتی ہوگی میاں صاحب کے دل پہ، کیا گزر رہی ہوگی صاحب نے تو میاں معافی کے دی دل تھی، پہ؟ میاں صاحب نے کہا میرا وقت ختم ہو گیا۔ سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے نا سر، اور ہوتا رہے گا، اس ملک میں پھانسی لگے، عمر قید ہوں، ایگزائل میں جائیں یا نیب ان کو پکڑے وٹ ایور کرے، جنرل مشرف اکیلے نہیں ہیں۔ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ یہ وسیم اختر صاحب کہ آئی ایس سی عسکر خان کیس میں باقاعدہ ججمنٹ دی گئی، جی ایچ کیو کو کہا گیا کہ جنرل بیگ اور جنرل درانی کے خلاف کارروائی کریں۔ 1 سال سے کبھی کسی کو یاد ہوئی ہے؟ ایسے ہی این ایل سی اسکینڈل میں 4 جرنلز، ریلوے اسکینڈل میں 4 جرنلز